राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के एलिमेंट के बारे में और उससे संबंधित जो है एमसीक्यूज को पढ़ा और उसको विद रैशनल हमने सॉल्व किया। आज हम नया सिस्टम के एमसीक्यूज लेके आए हैं और ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है। हम जो ये एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जिनको विद रैशनल हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि एग्जाम में हमें मोस्टली बेनिफिट हो सके। मैं ये समझता हूँ कि ये एमसीक्यू कुछ कंसेप्ट क्रिएट करेंगे और उन कंसेप्ट को हम एग्जाम में अप्लाई करेंगे तो शायद हमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। हम इस एमसीक्यूज में कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन और इसके अलावा कुछ इमेज बेस्ड के क्वेश्चन जो है वो साथ साथ में सॉल्व करते हैं। The question is, the nurse is preparing a community presentation on oral cancer. GI system is start from oral cavity. Oral cancer के बारे में presentation यहाँ पे दिया जा रहा है. Which of the following is a primary risk factor for oral cancer that we should include in the presentation? Presentation में वो चीज जो most commonly कारण बनती है oral cancer का वो क्या include करेंगे आप? ऑप्शन है use of alcohol, frequent use of mouthwash, lack of vitamin B12 और lack of regular teeth cleaning by a dentist। ये रिस्क फैक्टर है। आपको ये बताना है कि कौन सा रिस्क फैक्टर जो है उसकी वजह से ओरल कैंसर होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। विच वन? यूज ऑफ अल्कोहल, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ माउथ वॉश, लैक ऑफ विटामिन B12 और लैक ऑफ रेगुलर टीथ क्लीनिंग बाय ए डेंटिस्ट। कुछ पीपल जो है बी आंसर यहाँ पे बोल रहे हैं कि फ्रीक्वेंट यूज ऑफ माउथ वॉश से जो है ओरल कैंसर होता है। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, माउथ वॉश से ओरल कैंसर जो है वो मिनिमाइज होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। तो ये आंसर यहाँ पे सही नहीं है। माउथ वॉश जो है उससे ओरल कैंसर नहीं होते हैं। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से ओरल कैंसर नहीं होते हैं। विटामिन B12 की कमी से आरबीसी का या हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस गड़बड़ होता है, उससे कैंसर नहीं होते हैं। और लैक ऑफ रेगुलर क्लीनिंग अपॉइंटमेंट जो है उसकी जरूरत नहीं होती है ओरल कैंसर के मरीजों में। मतलब बी, सी और डी जो है वो बहुत ही मैं कहूँ वर्स्ट टाइप के ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन यूज ऑफ एल्कोहल, डेफिनेटली यहाँ पे आंसर जो है यूज ऑफ एल्कोहल जाएगा। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। एल्कोहल जो है वो ओरल कैंसर का कारण बनता है। क्रोनिक और एक्सेसिव यूज ऑफ एल्कोहल जो है उससे ओरल कैंसर हो सकता है। स्मोकिंग एंड स्मोकलेस, कोई भी टोबैको अगर हम यूज करते हैं तो ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है ओरल कैंसर का। लेकिन उस स्मोकिंग के अलावा क्रोनिक इरिटेशन अगर माउथ के अंदर होता है, फॉर एग्जांपल कोई ब्रोकन टूथ है या कोई इल फिटिंग डेंचर है, डेंचर लगवाया हमने और उसकी फिटिंग सही नहीं है, पुअर डेंटल हाइजीन है, या ओवर एक्सपोजर अगर सन का रहता है लिप्स के ऊपर, या सिफिलिस एक बीमारी होती है, ये कारण है ओरल कैंसर होने के। उनमें एक कारण क्रोनिक और यूज ऑफ अल्कोहल भी रहता है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट, ए क्लाइंट आस्क्ड द नर्स व्हाट कॉज ए पेप्टिक अल्सर टू डेवलप। पेप्टिक अल्सर के होने के क्या कारण रहते हैं? द नर्स रेस्पोंड दैट रिसेंट रिसर्च इंडिकेट दैट मेनी पेप्टिक अल्सर आर द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत सारे पेप्टिक अल्सर जो है उनके होने का कारण है। कौन सा कारण है ये आपको यहाँ पे बताना है। पेप्टिक अल्सर के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, क्लाइंट ने पूछा है और आपको जवाब देना है। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, डाइट्स हाई इन फैट और ए जेनेटिक डिफेक्ट इन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। व्हाट इज करेक्ट वन? Many people answered B. It's Helicobacter pylori. It's a bacteria which causes peptic ulcer. और मैं कहूँ कि ये आपका जवाब बिल्कुल सही है, तो ये बात गलत नहीं है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन जो है ये सबसे बड़ा कारण उभर के सामने आया पेप्टिक अल्सर होने का। H पाइलोरी इसको शॉर्ट में लिखते हैं। और मोस्ट पेप्टिक अल्सर जो है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से होते हैं। ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है? ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कैसा बैक्टीरिया, नेगेटिव या पॉजिटिव हो? तो उल्टे काम करता है, और जो उल्टे काम करता है वो नेगेटिव होता है। तो ये उल्टे काम करता है, बीमारी करता है, इसलिए इसको हमने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोला। If this organism is detected through diagnostic test, treatment of ulcer will include use of antibiotic, है ना। अगर
हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करें और ये बैक्टीरिया डिटेक्ट होता है तो हमें ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स देने होते हैं। हम वहाँ पे ट्रिपल थेरेपी काम में लेते हैं, जिसमें जो है एमोक्सिसिलिन दवाई जो है वो इम्पोर्टेंट कंपोजिशन है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट के रूप में वहाँ पे हम काम में लेते हैं। और इसके अलावा पीपीआई और एस टू रिसेप्टर ब्लॉकर वहाँ पे काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा बिस्मथ एक दवाई होती है जिसको यूज किया जाता है, बिस्मथ एंटीबायोटिक के अलावा बिस्मथ कंपाउंड जैसे पेप्टो बिस्मोल वगैरह ये काम में लिए जाते हैं। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस जो कि एक ऑप्शन है, ए ऑप्शन। इसके अलावा जेनेटिक डिफेक्ट जो है वो अल्सर करते हैं, सॉरी अल्सर के कारण नहीं होते हैं, ये प्रूव नहीं हुआ है। अगर डाइट में हाई अमाउंट में फैट होती है तो वो भी पेप्टिक अल्सर का कारण नहीं होता है। तो ए सी और डी जो है वो गलत आंसर है, इसलिए आंसर है बी। Next, identify the image which is given below, and this is the image. What it is? Just see the all here is 6 slides, है ना, और इन सब में अलग अलग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक निडल है जो पेशेंट को पंचर कर रही है। उसके बाद में कुछ यहाँ पे ड्रॉन किया गया है, उससे कुछ स्लाइड प्रिपेयर कर रहे हैं। एनी आइडिया? यस, कुछ लोग ठीक बोल रहे हैं, इट्स बोन मैरो बायोप्सी। ये जो निडल है ये बोन मैरो निडल है, और ये जो प्रोसीजर है ये क्या है? बोन मैरो बायोप्सी। क्या है ये? बोन मैरो बायोप्सी। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, याद रखिएगा। ये बोन मैरो बायोप्सी है, इसी तरीके से लिया जाता है। बायोप्सी जो है एडल्ट में जो साइट रहती है बायोप्सी लेने की, वो मोस्ट कॉमन साइट जो रहती है वो एंटीरियर सुपीरियर, सॉरी सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है। एंटीरियर और पोस्टीरियर कहीं से भी ले सकते हैं, पोस्टीरियर से ही ज्यादातर लेते हैं। तो सुपीरियर इलियक स्पाइन जो है वो कॉमन साइट होती है एडल्ट के अंदर। बच्चों में टीबिया से भी लिया जा सकता है। जो हमने हिमेटोपोइसिस का वीडियो पढ़ा था पहले, और इसके अलावा एनीमिया जितने भी हमने पढ़े, तो हिमेटोपोइसिस के वीडियो में आपको वहां पे ये मिल जाएगा कि बायोप्सी जो है उसको किस तरीके से लिया जाता है। तो ये पिक्चर जो है ये बोन मैरो बायोप्सी का है। नेक्स्ट है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू टीच ए क्लाइंट विद ए पेप्टिक अल्सर अबाउट द डाइट एंड पेप्टिक अल्सर की डाइट के बारे में यहाँ पे टीचिंग चल रही है। शुड द फॉलो आफ्टर डिस्चार्ज, क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं? द नर्स शुड एक्सप्लेन दैट द डाइट विल मोस्ट लाइकली कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। डाइट में क्या होना चाहिए? पेप्टिक अल्सर का मरीज है और उसको डाइट दिया जाता है, तो उसके डाइट के अंदर क्या चीज होना चाहिए? डाइट किस तरह की डाइट जो है पेप्टिक अल्सर के मरीज को देनी होती है? तो आप क्या बताएंगे कैसी डाइट होनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है ब्लेंड फूड, सेकंड ऑप्शन है हाई प्रोटीन फूड, थर्ड ऑप्शन है एनी फूड दैट आर टॉलरेटेड, और फोर्थ ऑप्शन है लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क। किस तरीके का डाइट जो है वो पेप्टिक अल्सर में दिया जाना चाहिए? ब्लेंड फूड, हाई प्रोटीन फूड, एनी फूड दैट आर टॉलरेट, और लार्ज अमाउंट ऑफ फूड। व्हाट इज द आंसर? कुछ लोग ब्लेंड फूड बोल रहे हैं, कुछ लोग प्रोटीन ज्यादा दे रहे हैं कि अल्सर की हीलिंग हो जाएगी प्रोटीन देते ही, है ना। तो ए और बी ऑप्शन जो है आपके टिप और टंग पे है, पर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बोथ आर रॉन्ग। दोनों ही गलत है। तो अब आपको सी और डी में से चूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोल दिया दोनों गलत है, इसका मतलब अभी तो गलत है ये, क्योंकि अभी इस वीडियो के ऊपर पूरा मेरा कंट्रोल चल रहा है। तो वास्तव में ए और बी रॉन्ग है। देखिएगा, पेप्टिक अल्सर का जो डाइट थेरेपी है या अल्सर डिजीज की जो डाइट थेरेपी है वो एक कंट्रोवर्शियल इशू है ना। कई जगह पे आपको अलग अलग तरीके की गाइडलाइन वहां पे मिलेगी, और कोई स्पेसिफिक एविडेंस नहीं है कि डाइट थेरेपी जो है वो कभी हीलिंग को प्रमोट करती है। पेप्टिक अल्सर की हीलिंग जो होती है, जैसे आपने बोला कि हाई प्रोटीन देंगे तो हीलिंग हो जाएगी, तो ये कोई वो इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। तो हम बहुत ज्यादा क्लाइंट को ये स्ट्रिक्ट देते हैं कि वो वही डाइट ले जो डाइट वो क्या कर सके, टॉलरेट कर सके। इसलिए यहाँ आंसर क्या बनेगा? सी, है ना। ये कंट्रोवर्शियल इश्यू है, और यहाँ है कि वो कोई फूड ले सकता है जो फूड वो क्या कर सके, टॉलरेट कर सके। कोई कोई जरूरत नहीं है वहां पे कि मरीज जो है वो ब्लेंड डाइट ले, हाई प्रोटीन डाइट ले, इसकी कोई खास जरूरत वहां पे नहीं रहती है। मिल्क जो है इसको इंक्लूड किया जा सकता है डाइट के अंदर, लेकिन ये एक्सेसिव अमाउंट में देवें ये कोई रिकमेंडेड नहीं है। लार्ज अमाउंट में मिल्क देना कोई रिकमेंडेड नहीं है। हालांकि मिल्क जो है वो पेन को मिनिमाइज करने में मदद करता है, एल्कलाइजर होता है, लेकिन लार्ज अमाउंट में देना भी कोई खास वहां पे रोल नहीं है। तो वो सारा फूड ले सकते हैं जो उसकी बॉडी टॉलरेट करे। ब्लेंड फूड, हाई प्रोटीन फूड का कोई खास स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, और लार्ज अमाउंट में मिल्क की जरूरत नहीं होती है। इसलिए आंसर क्या रहेगा? सी।
नेक्स्ट है क्लाइंट इज टू टेक 1 डेली डोज ऑफ रेनिटिडिन। रेनिटिडिन टेबलेट जो है वो डेली ले रहा है एट होम टू ट्रीट हर पेप्टिक अल्सर। रेनिटिडिन इज द एस2 रिसेप्टर ब्लॉकर। द नर्स नोज दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड प्रॉपर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझ गया है। रेनिटिडिन व्हेन शी सेज दैट शी विल टेक द ड्रग विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स, वो समझ चुका है कि दवाई लेनी है, उसका प्रॉपर टाइमिंग समझ चुका है, तब जब वो कह रहा है कि मैं उस समय दवाई लेता हूँ, तो वो कौन सा टाइम है जब वो दवाई ले रहा है। कहने का मतलब है कि सवाल ये पूछ रहा है कि रेनिटिडिन दवाई मरीज को कब लेनी होती है। ऑप्शन है बिफोर मील खाने से पहले, विद मील खाने के साथ में, एट बेड टाइम सोते समय, और वैन पेन अकर जब दर्द होता है। कब लेनी चाहिए रेनिटिडिन? कई सारे लोग, मैक्सिमम पर्सन जिनका जवाब है ए कि बिफोर मील लेनी चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। ये जवाब सही नहीं है। पेन की दवाई नहीं है रेनिटिडिन, ये दर्द निवारक दवाई नहीं है, ये भी गलत है। अब दो ऑप्शन बचे हैं, विद मील और एट बेड टाइम। तो रेनिटिडिन वो ड्रग है जो ज्यादातर खाने के बाद में लेना होता है, क्योंकि जब हमारा स्टोमक फुल होता है डाइट से, तो उसके बाद में HCl का सिक्रेशन ज्यादा होता है, तो उस समय इसको देने से जो है वहां पे फायदा होता है। तो विद मील नहीं लेके हम यहाँ पे आंसर करेंगे एट बेड टाइम। कब लेना होता है? बेड टाइम के समय। विद मील भी यहाँ आंसर नहीं है। विद मील और आफ्टर मील सबसे अच्छा टाइम होता है, लेकिन ज्यादातर आफ्टर मील देने से ज्यादा फायदा होता है, इसलिए यहाँ पे आंसर रहेगा एट बेड टाइम। और इसका एक और रैशनल है यहाँ पे रहता है, एक रैशनल है तो ये रहता है कि साहब विद मील जो है बेड टाइम या आफ्टर मील ही इसका टाइमिंग है रेनिटिडिन लेने का। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि रेनिटिडिन जो है वो HCl के सिक्रेशन को ब्लॉक करती है। तो अगर हम इस दवाई को जो है बैड टाइम लेते हैं, तो रात के समय जो एसिड का सिक्रेशन होता है वो कम होगा, इनिबिट होगा। दिन के समय तो फिर भी हमारा एसिड जो होता है वो फूड के साथ में काम आ जाता है, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रात के समय एसिड जो है सिक्रेट होता है वो काम नहीं आता है, तो वो अल्सर जो है उसको ठीक नहीं होने देगा। इसलिए हम मरीज को बेड टाइम सजेस्ट करते हैं। जो मरीज 2 बार दवाई ले रहा है ना, तो वो मॉर्निंग के अंदर एक डोज लेवे और दूसरी डोज रात को सोते समय लेवे, है ना। तो ये आंसर यहाँ पे रहेगा सी, एट बेड टाइम। नेक्स्ट है क्लाइंट विद सस्पेक्टेड गैस्ट्रिक कैंसर अंडरगोज द एंडोस्कोपी ऑफ द स्टोमक। गैस्ट्रिक कैंसर है और एंडोस्कोपी करने जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट मेड आफ्टर द प्रोसीजर वुड इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ ए पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन? क्या चीज आपने एंडोस्कोपी के बाद में देखा तो आपको लगा कि वहां पे कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गया है ना। एक मरीज है जिसको एंडोस्कोपी जो है वो वहां पे हो रही है, गैस्ट्रिक कैंसर है, एंडोस्कोपी कर रहे हैं। क्या चीज आपने देखा तो आपको लगा कि वहां पे कॉम्प्लिकेशन हो गया है प्रोसीजर के बाद में? क्लाइंट कंप्लेन करता है सोर थ्रोट का, क्लाइंट डिस्प्ले साइन ऑफ सेडेशन, द क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग ए सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड द क्लाइंट डेमोस्ट्रेट ए लैक ऑफ एपेटाइट। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। क्या चीज मरीज की कंप्लेन इंडिकेट करती है कि उसको कॉम्प्लिकेशन हो गया है? सोर थ्रोट, साइन ऑफ सेडेशन, सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर, और लैक ऑफ एपेटाइट। देखिएगा, एंडोस्कोपी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो होता है परफोरेशन। क्या होता है? परफोरेशन। अगर वहां पे सडन टेम्परेचर राइज हो गया 1 से 2 घंटे बाद में, प्रोसीजर के 1 से 2 घंटे बाद में, ये इंडिकेट करता है कि वहां पे परफोरेशन हो गया है और उसको तुरंत फिजिशियन को रिपोर्ट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे आंसर सी है, जिसमें कहा जा रहा है कि मरीज ने सडन टेम्परेचर इनक्रीज होना एक्सपीरियंसिंग किया। ये इंडिकेट करता है कि वहां पे परफोरेशन हो गया मरीज को, गैस्ट्रिक परफोरेशन और इंटेस्टाइनल परफोरेशन। और ये जो है वहां पे एक इमरजेंसी की तरह होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कि सोर थ्रोट जो है वो एंडोस्कोपी के बाद में एक कॉमन साइड इफेक्ट है एंडोस्कोपी का, तो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये पोटेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो ये एक नॉर्मल तरीके से हम लेते हैं, ये होता है एंडोस्कोपी के बाद में। क्लाइंट जिनको सेडेटिव दिया होता है ड्यूरिंग द प्रोसीजर, जब एंडोस्कोपी किया जा रहा है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एंडोस्कोपी के बाद में, प्रोसीजर के बाद में, वो सेडेशन के साइन डिस्प्ले करे। तो ये भी कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो सेडेटिव का इफेक्ट होता है। और जो है कुछ मरीजों में एपेटाइट का लॉस होना, वो उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। डिजीज खुद जो है, गैस्ट्रिक स्टोमक कैंसर खुद है, उसमें लैक ऑफ एपेटाइट रहता है।
तो ये कोई एंडोस्कोपी का कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसलिए ए, बी और डी जो है वो गलत आंसर है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। गैस्ट्रिक परफोरेशन एक कॉम्प्लिकेशन है। Again, identify the image which is given below, and this is the image what it is. Patient lying and बैक की साइड के अंदर यहाँ पे एक गन है हाथ के अंदर, आप देख रहे हो। ये अल्ट्रासोनोग्राफी आप अगर इमेजिन कर रहे हो तो आप गलत है। सोनोग्राफी गाइडेड, ये सोनोग्राफी प्रोब जो है वो लेफ्ट हैंड में यहाँ पे पकड़ी हुई है, और ये राइट हैंड के अंदर आप देख रहे हो ये जो है ये बायोप्सी गन है। और ये जो एरिया है ये कौन सा एरिया है, लंबर एरिया है ना। तो लंबर एरिया के अंदर बायोप्सी गन से प्रोन पोजीशन में कौन सा प्रोसीजर करते हैं, वेरी गुड, इट्स रीनल बायोप्सी। क्या है ये, रीनल बायोप्सी। तो ये रीनल बायोप्सी ली जा रही है साहब, है ना, रीनल बायोप्सी ये प्रोसीजर है, अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेड रीनल बायोप्सी। Next, after a subtotal gastrectomy, the nurse should anticipate that nasogastric tube drainage will be what color of about 12 to 24 hours after surgery. सर्जरी के 12 से 24 घंटे तक जो है क्या नेजोगैस्ट्रिक ड्रेन आएगा सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी के बाद में, आप क्या एंटिसिपेट करते हैं, आपको क्या लगता है कि कैसा ड्रेन वहां पे आना चाहिए? ऑप्शन है डार्क ब्राउन, बाइल ग्रीन, ब्राइट रेड, क्लाउडी व्हाइट। किस तरीके का वहां पे आना चाहिए 12 to 24 आवर्स आफ्टर सर्जरी? डार्क ब्राउन, बाइल ग्रीन, ब्राइट रेड, क्लाउडी व्हाइट, विच इज द कलर? कुछ लोग ब्राइट रेड बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत है। ब्राइट रेड बहुत खतरनाक कलर है ना। ब्राइट रेड जो है वो बहुत गड़बड़ कलर है 12 से 24 घंटे तक, तो पुराना ब्लड हो सकता है, उसको डार्क ब्राउन कहते हैं। यहाँ पे आंसर रहेगा ए, डार्क ब्राउन। 12 से 24 घंटे सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी के 12 से 24 घंटे बाद में नॉर्मली ब्राउन कलर का, है ना, जो है वहां पे ब्लड आता है। ये इंडिकेट करता है वहां पे डाइजेस्टेड ब्लड है, वो जो पेशेंट का ब्लड है वही है। बाइल ग्रीन और क्लाउडी व्हाइट ड्रेन अगर वहां पे आता है, ये नॉर्मली हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं पहले 12 से 24 घंटे तक सर्जरी के बाद में। तो आपको बाइल ग्रीन और ब्राइट क्लाउडी व्हाइट तो मिलेगा ही नहीं, ये हम एक्सपेक्ट करते ही नहीं है और नहीं आएगा। ड्रेन जो है फर्स्ट 6 to 12 आवर्स जो है वो ब्राइट रेड हो सकता है, पहले 6 से 12 घंटे। 12 से 24 घंटे के बाद में यही जो रेड कलर का था ये कन्वर्ट हो गया डार्क ब्राउन में। तो फर्स्ट 6 to 12 आवर्स जो है उसमें एकदम ब्राइट रेड हो सकता है, लेकिन उसके बाद में उसका कलर जो होता है वो कैसा हो जाता है, डार्क ब्राउन हो जाता है। लार्ज अमाउंट में अगर ब्लड और एक्सेसिव ब्लडी ड्रेनेज हो रहा है तो हो सकता है कि वो ब्राइट रेड 12 से 24 घंटे भी हो, और अगर वो है तो इसको तुरंत रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट 12 आवर्स तक ब्राइट रेड नॉर्मल है, और 12 to 24 आवर्स में डार्क ब्राउन हो जाता है वो। लेटर ऑन वो बाइल ग्रीन और क्लाउडी व्हाइट होगा, लेकिन इनिशियली ये जो टाइम पीरियड है उस दौरान वो इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट एनालिसिस अंडरस्टैंड दैट द बेस्ट पोजीशन फॉर द क्लाइंट हु हैज अंडरगोन गैस्ट्रेक्टमी। किसी मरीज का गैस्ट्रेक्टमी हुआ तो उसकी बेस्ट पोजीशन वहां पे कौन सा रहेगा? प्रोन, सुपाइन, लो फाउलर और राइट और लेफ्ट सिम्स। प्रोन, सुपाइन, लो फाउलर और राइट और लेफ्ट सिम्स, विच इज द बेस्ट पोजीशन? कोई भी मरीज जिसका एब्डोमिनल सर्जरी होता है, सर्जरी के बाद में सबसे बेस्ट पोजीशन कौन सी मानी जाती है? लो फाउलर। कौन सी पोजीशन मानी जाती है? लो फाउलर। यहाँ भी यही एब्डोमिनल सर्जरी है, गैस्ट्रेक्टमी, तो लो फाउलर जो है वो सबसे बेस्ट पोजीशन मानी जाती है सर्जरी के बाद में। ये पोजीशन क्या करती है, एब्डोमिनल मसल को रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन जो है वो हो पाते हैं, और उन्हीं की खास जरूरत रहती है ताकि जो है पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। प्रोन और सुपाइन पोजीशन या सिम्स पोजीशन, जो राइट और लेफ्ट सिम्स पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, ये पोजीशन जो है वो टॉलरेटेड नहीं होती है इन तरीके के क्लाइंट में जिनकी एब्डोमिनल सर्जरी हो रखी है, और हम ऐसा करते भी नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन जो है उनका सपोर्ट गड़बड़ हो जाता है और मरीज को कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना होती है। इसलिए ए, बी और डी यहाँ पे गलत आंसर है, सी जो है वो करेक्ट आंसर है, लो फाउलर पोजीशन। Next, to reduce the risk for dumping syndrome, the nurse should teach the client which of the following intervention. Dumping syndrome जो है उसकी रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए मरीज को क्या इंटरवेंशन वहां पे टीच कराए जाएंगे?
Sit upright for 30 minutes after meal. Drink liquid with meal, avoiding caffeine. Avoid milk and other dairy products. Decrease the carbohydrate content of meal. डंपिंग सिंड्रोम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है कॉम्प्लिकेशन है गैस्ट्रिक सर्जरी के बाद में। ये क्या होता है? तो बेसिकली जो है स्टोमक का कुछ पार्ट जब हटा दिया जाता है तो स्टोमक की जल्दी इंटेस्टाइन में एम्प्टी होने के कारण मरीज में कई तरीके के सिम्टम आते हैं, है ना, उसकी वजह से डंपिंग सिंड्रोम जो है उसकी उसकी वजह से। तो उन सिम्टम में ज्यादातर मरीज को वीकनेस, डिजीनेस, डाइपोरेसिस, पाल्पिटेशन, सेंस ऑफ फुलनेस, एब्डोमिनल क्रैम्प, डायरिया, इस तरीके के सिम्टम वहां पे रहते हैं। और ये 15 से 30 मिनट बाद में होते हैं खाना खाने के, क्योंकि एब्डोमेन जो है वो जल्दी से खाली हो जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, और वो हाइपरटोनिक टाइप का फ्लूइड जो है वो सर्कुलेशन में से वॉल्यूम को खींच लेता है और हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन हो जाती है बॉडी के अंदर। तो उस कंडीशन में हमें मरीज को क्या चीज जो है वहां पे क्वेश्चन ने पूछा है कि टीच करेंगे, क्या इंटरवेंशन वहां पे मरीज को काम में लेना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन है इसमें एक सिट अपराइट फॉर 30 मिनट्स आफ्टर मील, तो नहीं बैठना है, उसको लेटा अवस्था में होना चाहिए, बैठना नहीं होता है, क्योंकि स्टोमक पहले ही जल्दी खाली होता है तो हमें मिनिमाइज करना है, खाली जल्दी नहीं करना है, इसलिए गलत है। ड्रिंक लिक्विड मील, अवॉइड कैफीन, तो मील जो है उसके साथ में लिक्विड नहीं लेना है, उसको थोड़ा गाढ़ा रखना है ताकि उसकी एम्पटिंग जो है वो स्लो हो, क्योंकि प्रॉब्लम जल्दी एम्पटिंग होने की है। और अवॉइड मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट, तो अवॉइड नहीं करने हैं, मिल्क लेना होता है, इसलिए ये भी गलत है, अवॉइड नहीं करना। तो ए, बी और सी तीनों ही गलत है। डिक्रीज द कार्बोहाइड्रेट कंटेंट मील, ये बात बिल्कुल सही है ना। डंपिंग सिंड्रोम वाले मरीज को कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्टेड लेना चाहिए। प्रोटीन जो है मीट और डेयरी प्रोडक्ट जो है वो रिकमेंडेड होते हैं, क्योंकि ये जो है धीरे धीरे जो है डाइजेस्ट होते हैं, और धीरे डाइजेस्ट ही कराना है, कार्बोहाइड्रेट जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि यहाँ पे मरीज को जो है वो स्लो डाइजेस्ट होने वाले, स्लो एम्प्टी कराने वाले कंटेंट जो है वो काम में लेना होता है, इसलिए आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज दैट इज गिवन बिलो एंड दिस इज द इमेज, और इसको बोलते हैं ये इमेज जो है वो क्या इंडिकेट करता है, तो ये एक राइल्स ट्यूब की तरह आपको दिख रहा है और इधर से हम फीडिंग दे रहे हैं, तो ये जेजुनस्टमी कर रखा है, और जेजुनस्टमी के द्वारा हम जो है फीड दे रहे हैं मरीज को। वो मरीज जिनमें जो है गैस्ट्रिक कैंसर होता है या कोलन के कैंसर होते हैं और उनको रिमूव कर देते हैं, तो उनको खाना का सामान जो है वो थ्रू जेजुनम और थ्रू ड्यूडिनम ऐसे दिया जाता है। तो अगर ड्यूडिनम हो तो ड्यूडिनस्टमी और जेजुनम हो तो जेजुनस्टमी। तो ये एक इम्पोर्टेंट इमेज है जो जेजुनस्टमी के द्वारा हम फीडिंग दे रहे हैं, उस तरीके का इमेज है यहाँ पे। तो राइस ट्यूब फीडिंग दी जा रही है थ्रू जेजुनम, तो इसको जेजुनस्टमी फीडिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे जो जीआई सिस्टम से संबंधित है। इसी तरीके के मजेदार वीडियो को सुनने के लिए जुड़े हुए रहे मेरे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। इसके अलावा एक काम जरूर करें, इस वीडियो और इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, संकल्प ईमानदारी के साथ में आज ही उठाए, क्योंकि इससे आपका तो भला हो ही रहा है, कई लोगों का जिनको जरूरत है इस तरीके के कंटेंट की, उनका भला होगा, और भला करके देखिएगा, अच्छा लगता है। धन्यवाद।